नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। आज का जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें हम प्रश्नावली के संबंध में ही बात करेंगे। आप में से जिन विद्यार्थियों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें ज्ञात होगा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में प्रश्नावली क्या है और सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में प्रश्नावली का उपयोग किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में विस्तार से समझाया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वेश्चनर, प्रश्नावली का निर्माण। The researcher must ensure that the questionnaire should be constructed in such a way that it essentially incorporates two elements. तो जब कभी भी अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली का प्रयोग करता है तो सबसे पहले उसे प्रश्नावली का निर्माण करना होता है और प्रश्नावली का निर्माण करते समय उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी प्रश्नावली में दो तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान हों। ये दो तत्व कौन कौन से हैं? दीज आर एडिक्वेट कम्युनिकेशन एंड एडिक्वेट रिस्पॉन्स, यानी परिशुद्ध संप्रेषण और परिशुद्ध प्रत्युत्तर। अब एडिक्वेट कम्युनिकेशन और एडिक्वेट रिस्पॉन्स से हमारा क्या तात्पर्य है? Adequate communication implies that the question should be framed in such a manner that they convey exactly the same meaning as is intended by the researcher. तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने की है परिशुद्ध संप्रेषण के बारे में वो ये है कि प्रश्न इस प्रकार से निर्मित किया जाना चाहिए कि वह वही अर्थ उत्तरदाता तक पहुंचाए जिस अर्थ में अनुसंधानकर्ता प्रश्न करना चाहता है, अर्थात प्रश्न का सही अर्थ, सही भाव उत्तरदाता तक पहुंचना चाहिए। Adequate response implies that after the actual intent of the question is communicated to the respondent, he gives exactly that information which is required in the question. तो एक बार प्रश्न का सही अर्थ उत्तरदाता तक पहुंच जाता है तो फिर एडिक्वेट रिस्पॉन्स का मतलब ये है, परिशुद्ध प्रत्युत्तर का मतलब ये है कि अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता वही सूचना प्रदान करे जो सूचना प्रश्न में चाही गई है, अर्थात प्रश्न का जो उद्देश्य है उसके रिस्पॉन्स में उत्तरदाता वही सूचना प्रदान करे जो सूचना प्राप्त करना अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य है। तो यदि प्रश्न का अर्थ सही ढंग से उत्तरदाता तक पहुंच जाए और फिर उत्तरदाता उसका वांछित जो सूचना है वह उत्तरदाता को प्रदान कर दे तो फिर प्रश्नावली एक बहुत ही प्रभावी प्रविधि बन जाती है तथ्य के संकलन की। अब in order for these two elements to be present in the questionnaire, the researcher must take care of three things. अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रश्नावली के अंदर ये दो ज़रूरी तत्व अर्थात परिशुद्ध संप्रेषण और परिशुद्ध प्रत्युत्तर विद्यमान हो, अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली बनाते समय तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तीन बातें कौन कौन सी हैं? पहली, क्वेश्चन वर्डिंग अर्थात प्रश्नों की जो शब्दावली है, क्वेश्चन कंटेंट यानी प्रश्नों की जो अंतर्वस्तु है, और तीसरा क्वेश्चन ऑर्डर यानी प्रश्नों का जो क्रम है। तो प्रश्नों की शब्दावली, प्रश्नों की अंतर्वस्तु और प्रश्नों के क्रम पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम एक एक करके देखेंगे कि क्वेश्चन वर्डिंग यानी प्रश्नों की शब्दावली तय करते समय हमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन वर्डिंग, प्रश्नों की शब्दावली। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर अ ले पर्सन। जो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है वह यह है कि प्रश्नों की जो भाषा है वह ऐसी हो कि जिसे आम व्यक्ति समझ सके। हमें बहुत ही कठिन और प्रभावशाली लगने वाले शब्दों से बचना चाहिए। यदि प्रश्नावली हिंदी में है तो सरल भाषा में, सामान्य भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हम सामाजिक अनुसंधान में ऐसे प्रश्नों का, ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेते हैं जो समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हम तो समझते हैं जिनका अर्थ, लेकिन आम व्यक्ति के लिए उन्हें समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। अर्थात हमें तकनीकी शब्दों से, जिसे हम जार्गन्स कहते हैं, जो बहुत ही विषय के जटिल शब्द होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम परिवार का अध्ययन कर रहे हों और हम पितृसत्तात्मक परिवार शब्द का प्रयोग कर लें, तो पितृसत्ता का अर्थ समाजशास्त्र के विद्यार्थी तो समझ सकते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए पितृसत्ता को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। जो दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है वह यह है, द क्वेश्चन शुड कन्वे अ स्पेसिफिक एंड डेफिनेट मीनिंग। अर्थात प्रश्न की भाषा ऐसी हो कि उसका एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। प्रश्न इतना सामान्य नहीं होना चाहिए कि उसके अलग अलग पक्ष हो सकते हों और अलग अलग उत्तरदाता अलग अलग पक्षों पर ध्यान दें। जैसे बहुत एक सामान्य सा उदाहरण देते हुए मैं आपको ये बात समझाती हूँ। मान लीजिए कि हम किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों का अध्ययन कर रहे हैं और हम उनसे ये पूछ लें कि आप अपने महाविद्यालय की कैंटीन से कितना संतुष्ट हैं। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है। अब कोई उत्तरदाता कैंटीन के में जो वस्तुएं, खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, उनकी गुणवत्ता के संबंध में अपनी राय रख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी जो वहाँ की सेवाएं हैं उनके संदर्भ में उत्तर दे सकते हैं। कुछ व्यक्ति जो कैंटीन में मिल रही वस्तुओं के दाम हैं उनके संदर्भ में अपना उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न के अनेक पक्ष हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस विशिष्ट पक्ष के बारे में जानना चाहते हैं हम उस पक्ष के बारे में सवाल पूछें। अर्थात यदि हम कैंटीन में जो वस्तुएं मिल रही हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमारा प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए कि क्या आप अपने महाविद्यालय की कैंटीन में मिलने वाली वस्तुओं या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कितने संतुष्ट हैं। यदि हम यह प्रश्न पूछेंगे तो उसका एक ही निश्चित अर्थ हो जाएगा और फिर अलग अलग उत्तरदाता उसे अलग अलग तरीके से नहीं समझेंगे। तो इस तरह से हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे प्रश्न का एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ हो। इसके बाद जो अगली बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हमारा जो प्रश्न है वह अनेकार्थी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक प्रश्न एक ही है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ अलग अलग उत्तरदाता ले सकते हों, इस तरह का प्रश्न हमें नहीं पूछना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम कार्यशील महिलाओं का कोई अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी महिलाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं जो घर से बाहर जाकर कोई पेड वर्क कर रही हैं, कहीं नौकरी कर रही हैं, कोई व्यवसाय कर रही हैं। तो फिर अगर हम उनसे यह पूछते हैं कि क्या घरेलू नौकरानी के अभाव में आपको कोई कठिनाई का अनुभव होता है, तो ये जो प्रश्न है ये थोड़ा एम्बिग्यूअस है, अनेकार्थी है, क्योंकि इस प्रश्न को भी अलग अलग महिलाएं अलग अलग रूप से समझ सकती हैं। कोई महिला ये समझ सकती है कि घरेलू नौकरानी के न होने से, अर्थात घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प बिल्कुल ना हो तो क्या उसे दिक्कत होती है। और कोई इसे यूँ समझ सकती है कि मान लीजिए कि उसके यहाँ कोई घरेलू नौकरानी है और वह जब नहीं आती उसकी अनुपस्थिति में क्या उसे कोई परेशानी होती है। तो एक ही प्रश्न है लेकिन उसके दो अर्थ हो सकते हैं। तो इस तरह के द्विअर्थी या अनेकार्थी प्रश्नों से भी हमें बचना चाहिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है जिससे हमें बचना चाहिए वह है वेग क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड, यानी अस्पष्ट प्रश्न जिसमें प्रश्न ही स्पष्ट ना हो, ऐसे प्रश्नों से हमें बचना चाहिए। आमतौर पर ऐसे शब्द जैसे लगभग या अधिकांशतः या नियमित, ये ऐसे शब्द हैं जिनका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं है या स्पष्ट अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम महाविद्यालय के विद्यार्थियों का ही अध्ययन कर रहे हैं और हम विद्यार्थियों से ये पूछें कि क्या आप नियमित रूप से महाविद्यालय जाते हैं, तो अब इस नियमित शब्द को भी अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। किसी के लिए नियमित का मतलब प्रतिदिन हो सकता है,
किसी के लिए नियमित का मतलब है महीने में 15 दिन जाना भी नियमित है, और किसी के लिए यह कुछ और हो सकता है। तो इसलिए नियमित, लगभग, अधिकांशतः ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए और स्पष्ट प्रश्न करना चाहिए कि क्या आप प्रतिदिन महाविद्यालय जाते हैं। तो इस तरह से हमें प्रश्न की वर्डिंग तय करते समय, प्रश्नों की शब्दावली निश्चित करते समय बहुत ध्यानपूर्वक शब्दों का चयन करना चाहिए, ताकि हमारी प्रश्नावली में किसी भी तरह की अस्पष्टता न हो। फिर प्रश्नों की शब्दावली के ही क्रम में एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने की है वह यह है कि हमें लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड, अर्थात निर्देशित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। निर्देशित प्रश्न से तात्पर्य क्या है? निर्देशित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो उत्तरदाता को किसी एक दिशा में सोचने के लिए बाध्य करते हों, या किसी एक दिशा में ही उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हों। जैसे मान लीजिए कि हम दहेज की समस्या पर कोई अध्ययन कर रहे हैं और हम अपने उत्तरदाताओं से यह पूछें कि क्या आपको नहीं लगता कि दहेज लेना और देना उचित नहीं है, तो अब हम पहले से ही उसके विचारों को एक डायरेक्शन, एक दिशा दे रहे हैं कि उसे यह दहेज लेना और देना बुरा लगना चाहिए। तो जब हम इस तरह से उत्तरदाता को एक ख़ास दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं, एक ख़ास दिशा में उत्तर देने के लिए प्रेरित कर देते हैं, तो फिर वह उसी दिशा में उत्तर देता है। वह उत्तर देता है जो वांछनीय होता है, वह उत्तर नहीं देता जो वास्तविक होता है। जबकि हमें वास्तविक सूचनाएं चाहिए होती हैं, तभी हमारा अध्ययन वैध हो सकता है, तभी हमारा अध्ययन विश्वसनीय हो सकता है। और इसलिए हमें सीधा प्रश्न करना चाहिए और किसी भी तरह से उत्तरदाता को किसी एक ख़ास दिशा में सोचने के लिए विवश या बाध्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो अगली बात हमें ध्यान में रखनी है वह यह है कि प्रिज्यूमिंग क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड। प्रिज्यूमिंग क्वेश्चंस का मतलब है धारणात्मक प्रश्न। हमें धारणात्मक प्रश्नों से भी बचना चाहिए। अब धारणात्मक प्रश्न क्या होते हैं? धारणात्मक प्रश्न वे होते हैं जो उत्तरदाता के बारे में किसी पूर्व धारणा पर आधारित हों, अर्थात हम पहले से ही उत्तरदाता के बारे में कोई धारणा बना लें और उस धारणा के आधार पर उत्तरदाता से कोई प्रश्न करें। जैसे मान लीजिए कि हम महाविद्यालय के ही विद्यार्थियों का कोई अध्ययन कर रहे हैं और हम उनसे ये पूछ लें कि आप नियमित रूप से कौन सा अखबार पढ़ते हैं। तो यह जो प्रश्न है यह धारणात्मक प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में उत्तरदाता के बारे में दो धारणाएं हैं। पहली तो यह कि उत्तरदाता अखबार पढ़ता है और दूसरी यह कि उत्तरदाता नियमित रूप से अखबार पढ़ता है। तो जब हम इस तरह से फ्रेम करके कोई क्वेश्चन उत्तरदाता से पूछेंगे और उत्तरदाता महाविद्यालय का विद्यार्थी है जिसके लिए अखबार पढ़ना वांछनीय समझा जाता है, डिज़ायरेबल समझा जाता है, तो उत्तरदाता हमें सही जानकारी नहीं देगा और वह वही उत्तर देगा जो वांछनीय है। वो कहेगा कि मैं नियमित रूप से इन दो अखबारों को पढ़ता हूँ, यद्यपि वह हो सकता है कि वह नहीं भी पढ़ता हो। तो इसलिए हमें इस तरह के प्रश्नों से भी बचना चाहिए। हमें अपनी सभी पूर्व धारणाओं से मुक्त होकर सीधा प्रश्न उत्तरदाता से करना चाहिए, ताकि वह हमें अधिक से अधिक सही जानकारी प्रदान करे। इसके बाद एक और प्रश्न जिससे बचा जाना चाहिए वह है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड। हाइपोथेटिकल यानी उपकल्पनात्मक प्रश्नों से हमें बचना चाहिए। उपकल्पनात्मक प्रश्न से क्या तात्पर्य है? उपकल्पनात्मक प्रश्नों से तात्पर्य ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर किसी कल्पना के आधार पर दिया जाना है, जो वास्तविकता से परे हो, जो वास्तविक नहीं हो बल्कि किसी काल्पनिक स्थिति के बारे में हो और किसी काल्पनिक स्थिति में उत्तरदाता का क्या व्यवहार होगा उसके बारे में हो। तो इस तरह के प्रश्न इसलिए उपयोगी नहीं होते क्योंकि जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं उनकी वैधता की जांच नहीं की जा सकती है तथा वे विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि किसी काल्पनिक स्थिति में वह वास्तव में कैसा व्यवहार करेगा। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न प्राय उपयोगी नहीं होते। मान लीजिए हम उत्तरदाता से ये पूछ लें कि अचानक यदि वह देश का प्रधानमंत्री कभी बन जाए तो वह क्या करेगा, तो उत्तरदाता के लिए स्वयं भी यह बता पाना कि एक
दी हुई परिस्थिति में वो भविष्य में कैसा व्यवहार करेगा यह कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है और न ही इसकी जांच की जा सकती। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों का वैज्ञानिक अनुसंधानों में कोई महत्व नहीं है और इसलिए हमें ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। और अंतिम जो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह है पर्सनल क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड, अर्थात निजी प्रश्नों से बचना चाहिए। तो प्रश्न बनाते समय, प्रश्नों की भाषा तय करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कोई बात न पूछ लें जो उत्तरदाता के बहुत ही निजी जीवन से संबंधित हो या उसके जीवन के बहुत ही निजी पक्षों से जुड़ी हुई हो, बहुत ही व्यक्तिगत पक्षों से जुड़ी हुई हो, क्योंकि प्रायः जो उत्तरदाता होता है वो अनुसंधानकर्ता के लिए अजनबी होता है और किसी भी अजनबी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अत्यंत निजी बातों को साझा नहीं करना चाहता है। तो यदि हम प्रश्न में कोई निजी बात पूछते भी हैं तो उत्तरदाता या तो उसका उत्तर नहीं देता है या फिर सही उत्तर नहीं देता है, वास्तविक उत्तर नहीं देता। तो इसलिए और कई बार इस तरह के प्रश्नों से उत्तरदाता की प्रश्नावली भरने में अरुचि भी हो सकती है। तो इसलिए हमें इस तरह के प्रश्नों से भी बचना चाहिए। पर ये ज़रूर होता है कि कई बार जो हमारे अध्ययन का उद्देश्य है वही यह होता है कि हम उत्तरदाता के किसी निजी जीवन के पक्षों के बारे में कोई अनुसंधान करना चाहते हों, तो उसके लिए फिर प्रश्नावली उपयोगी नहीं होती, उसके लिए कोई अन्य प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रश्नावली का यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो हमें निजी प्रश्नों से बचना चाहिए। तो इस प्रकार इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें प्रश्नावली की शब्दावली को निश्चित करना चाहिए और प्रश्नावली में हमें प्रश्नों का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बातों की हमने चर्चा की उसका हम ध्यान रखें और तब हम एक बेहतर प्रश्नावली, एक उपयोगी और प्रभावशाली प्रश्नावली का निर्माण कर पाएंगे। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो जानकारी मैंने आज प्रदान की वह उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।